ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग जो है इंडो जर्मन, जैसे हमारे अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है कह सकते हैं कि यूरोपियन नेशंस और वर्ल्ड टूर पे हैं, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने जर्मनी का दौरा किया और कई एक ऐसे इशूज़ पे, कई एक ऐसे कह सकते हैं कि मुद्दे पर जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या फिर जितने भी बिजनेस डेलीगेशंस वगैरह के साथ उन्होंने अपना टॉक किया और उन लोगों के साथ जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, फिर यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन तमाम चीज़ों पे जो है उन लोगों ने चर्चा, मतलब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने चर्चा की। तो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस भी हुए। तो भारत और जर्मनी के बीच में इंडो जर्मनी कह सकते हैं कि 6th इंडो जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल कर आता है कि जिसमें कि बहुत सारे ऐसे प्रमुख मुद्दों पर जो है चर्चा किया जाता है। तो उन तमाम टॉपिक को हम यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट समरी पीआईबी के माध्यम से जानने का प्रयास करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ जैसे जितने भी वहाँ के जो है ना, जैसे हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वहाँ के चांसलर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ के चांसलर जो हैं ऑल्फ सॉल मिलकर जो है और हमारे मोदी जी ने मिलकर जो है 6th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस जो है तमाम चीज़ों पे लेकर, चाहे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों देशों के डेलीगेशंस ने, ठीक है, एम्बेसडर वगैरह ने मिलकर उन तमाम टॉपिक्स पे चर्चा की। और भारत के प्रधानमंत्री अभी बताते हैं कि किस प्रकार भारत जो है अभी 75th एनिवर्सरी अपना स्वतंत्रता का मना रहा है और इंडिया और जर्मनी जो है म्यूचुअल ट्रस्ट और ज्वाइंट इंटरेस्ट जो है दोनों देशों के लोगों के लिए इक्वली सर्व करेगा। दोनों के पास शेयर वैल्यूज़ हैं, जैसे दोनों देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का कदर किया जाता है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में। और जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको कैसे इंडिया और जर्मनी एक साथ मिलकर जो है उसे डील करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें इन तमाम चीज़ों पे जो है बात की। और सबसे बड़ी बात है इफेक्टिव रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। जैसे देखो अभी रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, साउथ चाइना सी में जो है चाइना का दबदबा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि वो अपना हक जताने का प्रयास करता है। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्डर में जो है जो रूल होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनली जैसे यूएन कन्वेंशन के जरिए या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे रूल बनाए जाते हैं, उसे पूरे विश्व के देश जो है उसे फॉलो करे तो बेहतर है। तो इफेक्टिव रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो इंश्राइन किया गया है चार्टर में यूनाइटेड नेशन से, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात कही गई है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी देशों की सोवेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो देश की संप्रभुता है, एकता और अखंडता है, उसका सम्मान करना हो, ठीक है। आगे है रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। सबसे बड़ी बात है कि पता है यूएन को लेकर जो है भारत, जर्मनी, जापान, ये सब ऐसे 3-4 ऐसे देश हैं जो कि, और ब्राज़ील भी, 3-4 ऐसे देश हैं जो कि यूएन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और यूएन में अपनी परमानेंट मेंबरशिप की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और भविष्य के जो फ्यूचर चैलेंजेस होंगे इन तमाम मुद्दों पर भी वो बात करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है विश्व में स्टेबिलिटी, मतलब ग्लोबल स्टेबिलिटी बना रहे, ठीक है। ब्लोस्टर इंटरनेशनल लॉ एंड टू डिफेंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं उसे पीसफुली, मतलब उसे शांतिपूर्ण तरीके से उसे सॉल्व किया जा सके। अगला पॉइंट में है कमिटमेंट टू इकोनॉमिक रिकवरी। सभी को मालूम है कि इस कोविड-19 के बाद जो है पूरे के पूरे हर एक देश की, चाहे कितना ही वो बड़ा मतलब आर्थिक जगत में शक्तिशाली राष्ट्र रहा हो, सबकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। तो एक कमिटमेंट होना चाहिए किस प्रकार से हम आर्थिक गतिविधियों को पुस्टअप करें, किस प्रकार से हम इस प्लानट को सेफ गार्ड करें और किस प्रकार से हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को और जो है बढ़ाएं, किस प्रकार से हम सप्लाई चेन को और आगे बढ़ाएं। फिर है कि हमारा जो वातावरण है उसे 2 डिग्री के नीचे ही रखना है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है 2 डिग्री तक, ठीक है, उससे एभव नहीं जाए। अगर उससे एभव गया तो मेरी अब पृथ्वी जो है रहने लायक की और रहने योग्य नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर पे लिमिट लगाना है, इसे बढ़ने से रोकना होगा और 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो कह सकते हैं कि टेम्परेचर है, तापमान है, उस तक जो है पहुँचना है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जो कह सकते हैं कि अभी कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो फॉसिल फ्यूल वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि अधिक मात्रा में प्रदूषण रिलीज होता है, इससे अब निकलकर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, इन तमाम चीज़ों पर जो है दोनों देशों ने मिलकर जो है कार्य करना। आगे क्लाइमेट फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव फ्यूचर।
क्लाइमेट फ्रेंडली कार्य होना चाहिए और इंक्लूसिव फ्यूचर होना चाहिए, और जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल ऑफ 2030, इस पर भी कार्य करना है। ठीक है, और जो पेरिस एग्रीमेंट के जो लक्ष्य हैं जो 2015 में फ्रांस में साइन किए गए थे उसे भी फुलफिल करना है। ठीक है, अ पार्टनरशिप ऑफ शेयर वैल्यूज एंड रीजनल एंड मल्टीलैटरल इंटरेस्ट। इंडिया और जर्मन का जो कह सकते हैं पार्टनरशिप है वो शेयर्ड वैल्यूज के मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जरिए है, और मल्टीलेटरल इंटरेस्ट के भी जो है दोनों देशों के साथ है। मतलब मल्टीलेटरल इंटरेस्ट मतलब कह सकते हैं कि जो मल्टीलैटरल और मल्टी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें इंडिया और जर्मन का साझा हित है। ठीक है, 5वां पॉइंट में है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात हमने कही थी कि यूनाइटेड नेशन को इसका जो कोर है या फिर जो इंटरनेशनल लॉ है उसे सभी देशों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और रिफॉर्म मैटरलिज्म मल्टीलैटरलिज्म हो गया, फिर ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉवर्टी गरीबी हो गई, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी हो गई, थ्रेट टू डेमोक्रेसी हो गई, लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा है इसे भी टैकल करना है। फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्राइसिस है, इंटरनेशनल टेररिज्म है जो आतंकवाद से पूरा विश्व जूझ रहा है, इसे भी कैसे टैकल करना है। एंड ग्रुप ऑफ फोर क्लब ऑफ फोर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कि दोनों गवर्नमेंट मिलकर किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर द पर्पस एंड द रिफ्लेक्टिव ऑफ द कंटेम्प्रोरी रियलिटीज, जो भी वर्तमान की रियलिटीज है उसमें कैसे वो फिट बैठ सके यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए कार्यरत होना होगा, एक प्रकार इसके लिए कार्य करना होगा। ठीक है, एक प्रकार से G4 मैंने पहले ही बताया था जिसमें ब्राज़ील है, इंडिया है, जापान है और जर्मनी है, ये तमाम 4 देश जो हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट जो है मेंबर की मांग रखते हैं, डिमांड रखते हैं। भारत कई सालों से ऐसा मांग रख रहा है। ठीक है, आगे है कि रिलीवेंट इलेक्शंस। ठीक है, दोनों देशों का जो गवर्नमेंट में कह सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्य तभी कह सकते हैं कि जीवित रहता है जब जो है वहाँ प्रॉपर और रिलीवेंट इलेक्शन और चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन में भी कई बार इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो एक देश दूसरे देशों को सपोर्ट करते हैं, कई मुद्दों पर वोटिंग होती है। आगे है इंडिया ईयरली एंट्री इनटू द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। और भारत जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जो है शामिल होना चाहता है, इसके लिए भी जो है जर्मनी से सपोर्ट की मांग करता है, कई देश ने इसे सपोर्ट भी किया है। ठीक है, और देखो इंडो पैसिफिक की तो चर्चा होनी ही, जिसमें कि सेंट्रलिटी है आसियान की और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। ठीक है, और जर्मनी जो है अभी यूरोपियन यूनियन का पार्टनर भी है, तो यूरोपियन यूनियन का कॉरपोरेशन और स्ट्रैटेजी किस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर मोड़ा जाए, इसके बारे में भी दोनों देशों के मध्य में बात हुआ है, चर्चा हुआ है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कही गई है कि किस प्रकार से मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ हो, क्योंकि हमारा जो बल्क ऑफ ट्रेड है ना वो सी रूट के थ्रू ही हम लोग व्यवहार करते हैं, तो इसलिए जब तक मैरीटाइम सिक्योरिटी या मैरीटाइम या फ्री एंड इंक्लूसिव कह सकते हैं नेविगेशन की स्वतंत्रता ना हो, तब तक पूरे के पूरे ट्रेड एंड कॉमर्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैरीटाइम डोमेन को लेकर भी इंडियन ओशियन हो या साउथ चाइना सी, मैंने पहले ही बताया साउथ चाइना सी, इन तमाम चीज़ों जहाँ चाइना जो है अपना दबदबा कायम करना चाहता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भारत और जर्मनी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर चर्चा किया। ठीक है, आगे है 7वां पॉइंट में है इंडिया एंड जर्मनी वेलकम डीपनिंग द स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड EU। अब देखो भारत और इंडिया मतलब भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बहुत सालों से जो है इस पर जो है बात चल रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। और जर्मनी जो है यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य भी है, तो इसलिए जरूरी है कि जर्मनी भी यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर भारत और किस प्रकार से यूरोपियन लीडर के साथ मीटिंग हो और आने वाले समय में किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन हो, या फिर इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप में इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर कार्य करे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बात हुई है। और आगे इंडिया एंड EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में किस प्रकार से जो है क्लोजर इंगेजमेंट हो, दोनों कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन से भी और भारत के साथ साथ, और जो चैलेंजेस हैं ट्रेड को लेकर, ट्रस्ट टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी को लेकर इस प्रकार से डील करने की बात कही जा रही है। आगे है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, जिसको बिम्स्टेक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक, इसको लेकर भी बात कही गई है। मल्टीलेटरल फोरा है जिसमें कि सच G20 वगैरह हो गया। ठीक है, जिसमें इंडिया और जर्मनी जो है क्लोज कॉर्पोरेशन चाहता है और भारत जो है 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है,
आगे है 9वां पॉइंट में है कि बिटवीन द G7 मतलब एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक और वर्ल्ड के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्री का ये ग्रुप है, जिसमें कि अमेरिका वगैरह है, फ्रांस वगैरह है, ब्रिटेन वगैरह है, जर्मनी भी उसका एक सदस्य है। तो ठीक है, G7 में जो है भी कह सकते हैं कि इसकी प्रेसिडेंसी जो है एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर जो है बहुत फोकस किया जाएगा। और डिफरेंट गवर्नमेंट जब भी, चाहे ब्रिटेन हो, यूएसए हो, G7 की जब मीटिंग होती है तो भारत में उसे एज ए गेस्ट के तौर पे भारत को भी आमंत्रण किया जाता है, मतलब एक प्रकार से निमंत्रण दिया जाता है और जॉइंटली जो है डायलॉग वगैरह वहाँ होता है। ठीक है, तो जो भी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हो गया, क्लाइमेट कंपैटिबल एनर्जी पॉलिसीज हो गया, रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को हम अधिक से अधिक मात्रा में जो है उसे हम अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को अचीव करें, इसके लिए। और सस्टेनेबल एनर्जी इन द सेंस सतत ऐसा एनर्जी जो हमेशा हमें पर्याप्त हो और उससे प्रदूषण भी कम हो। ठीक है, मिटिगेशन ओरिएंटेड एडेप्टेशन, मतलब कोई ऐसे कार्य भी करना चाहिए जिसमें कि ये तमाम चीज़ों को मिटिगेट किया जाए, मतलब जो अभी प्रदूषण बढ़ रहा है या बढ़ चुका है उसे किस प्रकार से मिटिगेट करना है, क्लाइमेट चेंज से कैसे डील करना है, इस पे भी बात कही गई है। ठीक है, और साथ साथ जर्मनी इस चीज़ को भी कंडेम किया है कि रसिया किस प्रकार ने यूक्रेन पर जो है अटैक किया है, इसका वो निंदा करता है। जर्मनी फिर जो है और इंडिया जो है दोनों ने एक्सप्रेस किया है कि जो वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है यूक्रेन में, इसे किस प्रकार से डील करना है। और भारत का संबंध जो है कह सकते हैं कि रसिया से भी अच्छा है, वन ऑफ द ट्रस्टेबल फ्रेंड है कह सकते हैं। और साथ साथ अभी वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएस वगैरह हो गया, जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, ब्रिटेन के भी देखो प्रधानमंत्री भारत आए थे, तो इन लोगों के साथ भी भारत का संबंध अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, सिविलियन की अगर कहीं डेथ होती है, चाहे यूक्रेन या कोई भी युद्ध में अगर सिविलियन को क्षति पहुंचती है, तो ये एक प्रकार से यह मानवता के ऊपर आक्रमण है और इससे जहां तक हो सके युद्ध में बचना चाहिए। ठीक है, आगे कंटेम्प्रोरी ग्लोबल ऑर्डर और यूएन चार्टर हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, रिस्पेक्ट फॉर सोवेनिटी, ये सब सारी चीज़ें जो है बार बार डिस्कशन में आ रही है। फिर अफगानिस्तान के मैटर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई, जिसमें कि बोथ साइड एक्सप्रेस किया है सीरियस कंसर्न है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन अफगानिस्तान, रिसर्जेंस ऑफ वायलेंस, किस प्रकार से वहाँ तालिबान का राज आने के बाद जो है वुमेन्स और गर्ल्स को स्कूल जाने का अलाउ नहीं मिलता है, मीडिया को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, फिर बहुत लोगों को जो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक जो है वैल्यूज़ नहीं है, वो शरिया के अनुसार कार्य करता है, तो वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और टेररिस्ट अटैक्स वगैरह को बढ़ावा देना, तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर जो है फंडामेंटल फ्रीडम्स वगैरह है, एक्सेस टू गर्ल्स एंड वुमेन टू एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें बाधित होती है, जिसमें कि पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान जो होना चाहिए वो नहीं होगा, तो ये एक पूरी मानवता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। आगे है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593 2021 में जो पारित हुआ था, ठीक है, जिसमें कि अफगान टेरिटरी नॉट टू बी यूज फॉर शेल्टरिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग और फाइनेंसिंग टेररिस्ट एक्ट एज दे एग्री टू कंटिन्यू क्लोज कंसल्टेशन ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो ये सब तमाम चीज़ों में जो है क्लोज कंसल्टेशन, मतलब कभी भी अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई ऐसे इशूज़ आएंगे जिसमें कि मान लेते हैं कि अगर अफगानिस्तान का जो लैंड है, तालिबान की जो अभी रिजीम है, वो टेररिस्ट को फाइनेंस करना, आतंकवाद को फाइनेंस करना, ट्रेनिंग देना, प्रमोट करना, प्लानिंग करना, ये एक ऐसा जगह ना बने, इसके लिए जो है भारत और जर्मनी हमेशा एक दूसरे देशों के साथ मिलकर बात करते रहेंगे और इसे कैसे टैकल करना है भविष्य में, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हुई। ठीक है, फिर टेररिस्ट प्रॉक्सीज एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, किस प्रकार जो है पाकिस्तान जो है टेररिस्ट वगैरह भेजता है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बातें होती रहती है। ठीक है, आगे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी चार्ज किया एंड कॉम्बैट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, FATF ग्रुप में किस प्रकार से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट किया जाए। ठीक है, आगे है कि कंक्लूजन ऑफ द नेगोशिएशन, रिस्टोरेशन एंड द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, तो IAEA, ठीक है, और एक प्रकार इसके कंटेक्स्ट में कहा गया है कि जो भी कंप्रहेंसिव एक्शन प्लान बनाया जा रहा है उसे सही प्रकार से उस नेगोशिएशन का एक्सिक्यूशन हो। आगे है डीपनिंग सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, साथ साथ दोनों देशों की जो सिक्योरिटी है उसको, उसका जो कॉरपोरेशन है, फिर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर कंसल्टेशन है, इन तमाम चीज़ों फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी सब ग्रुप DTSC की जो मीटिंग है, इन तमाम चीज़ों में मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार से जर्मनी भारत की मदद कर सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, और दोनों देश एक दूसरे देशों के साथ मिलकर डिफेंस के सेक्टर में
किस प्रकार से हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड जो है वो कर सकता है, डिफेंस गुड्स को जो है भारत में मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, आगे है पार्टनरशिप ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे पार्टनरशिप दोनों देश मिलकर करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट फॉर शेयर्ड एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। जो दोनों देशों का जो है कह सकते हैं, देखो एक ही प्लैनेट है जिसमें कि लाइफ सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार से इस प्लैनेट की सुरक्षा की जाए, सस्टेनेबल विकास किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ठीक है, ताकि कोई पीछे भी ना रह जाए। तो यही सब चीज़ें हैं, क्लाइमेट एक्शन वगैरह। और जो प्री इंडस्ट्रियल जो कह सकते हैं कि लेवल था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना है। COP26 एट ग्लासगो कल्मिनेट इन 2030। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कही गई। 10 बिलियन यूरोज फॉर न्यू एंड एडिशनल कमिटमेंट टिल 2030, मतलब 10 बिलियन जो यूरो कमिट किया गया है उसे जो है डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड भी कराना है ताकि वो अच्छी टेक्नोलॉजी खरीद सके और क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपने देशों को भी आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार जो है बहुत सारे बायलैटरल फॉर्मेट और इनिशिएटिव में, जैसे क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी एंड ट्रांजिशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन, ठीक है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात हुई है जो कि मिनिस्ट्रियल लेवल मैकेनिज्म के तहत जो है कार्य किया गया है और बात की गई है। ठीक है, अब देखो एक है कि इंडो जर्मन पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पर भी बहुत सारे दोनों देशों के साथ मिलकर, जैसे इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फॉर सपोर्ट बाय द इंडो जर्मन एनर्जी फोरम IGEF। एक अब भारत देखो पिछले साल जो है भारत में भी जो है हाइड्रोजन मिशन पे कार्य किया जा रहा है। तो भारत और जर्मनी किस प्रकार से मिलकर हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति करे, फिर इनोवेटिव सोलर एनर्जी के क्षेत्र में प्रगति करे, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है, ग्रिड हो गया, स्टोरेज हो गया, मार्केट डिजाइन हो गया। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है जिसमें कि कहा गया है कि एक्सप्रेस्ड इंटेंशन, देखो जर्मनी जो है इंटेंशन किया है कंसेशनल लोन अप टू 1 बिलियन EUR फ्रॉम 2022 टू 2025। 1 बिलियन EUR जो है 2020 से 2025 तक वो भारत जो है वो लोन जो है प्रोवाइड, मतलब एक प्रकार से कंपनसेशन के तौर पे सस्ते लोन जो है प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, आगे है एग्रो एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पर किस प्रकार से दोनों देश मिलकर जो है कार्य करे और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करे, उसका सतत विकास करे, और जो स्मॉल स्केल जो फार्मर है उसका कैसे इनकम वगैरह बढ़े, फूड सिक्योरिटी हो, क्लाइमेट रिसाइलेंस हो, इम्प्रूव, उसका सॉइल भी इम्प्रूव हो, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, वाटर अवेलेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों पे बात कही गई है। आगे है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पे बात कही गई है, ले हरियाणा ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, आगे बात की गई है बून चैलेंज, फाइट पॉवर्टी, इंपॉर्टेंट चीज है। डिपेंड कॉर्पोरेशन, क्रिएशन ऑफ सुटेबल कंडीशन फॉर सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी पे देखो बात कही गई है। ठीक है, आगे है ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड ऑफर सस्टेनेबिलिटी वैल्यूएबल एंड इंक्लूसिव प्रोजेक्ट इन द थर्ड कंट्री टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ SDG एंड क्लाइमेट चेंज। देखो ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन है कि जर्मनी और भारत दोनों देश मिलकर कोई ऐसा तीसरे देश को सपोर्ट करना है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है कार्य कर रहा हो। आगे है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडो जर्मन इन्वायरमेंट फोरम। इन तमाम चीज़ों को लेकर मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं वर्किंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी चर्चा हुआ है। आगे है गुड्स क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। बेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी कहने को मतलब बेस्ट से एनर्जी जनरेट करना, बेस्ट टू वेल्थ, और किस प्रकार से बेस्ट से कह सकते हैं कोई यूजेबल एंड रीयूजेबल और पर्पसफुल प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को बना पाना, ताकि उससे जो है कह सकते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह इधर उधर फेंका जाता है तो बेकार चला जाता है, अगर वो किस प्रकार से उसे रीयूटिलाइज किया जाए तो उस प्रकार की तकनीक और इनोवेशन भारत में भी आए। तो इसके लिए जो है म्यूनिसिपल एंड अदर बेस्ट मैनेजमेंट की बात करी जा रही है, रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन ऑफ द बेस्ट। तो इसमें जर्मनी और भारत एक साथ मिलकर अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, आगे है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी जो है लॉन्च किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पोर्टफोलियो है। ठीक है, फिर है आगे ट्रांसपोर्ट, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, मतलब किस प्रकार से जो है जो जैविक ईंधन है उससे हटकर अब इलेक्ट्रिक और लो इमिशन व्हीकल पे कार्य करेगा भारत और जर्मनी। ठीक है, 2031 तक इसकी एक बहुत अच्छी पार्टनर होगी। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स एंड डाटा डैशबोर्ड, किस प्रकार से जो अर्बन है और जो हमारा शहर है मतलब उसका जो है सतत विकास हो। ठीक है, फोस्टरिंग डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग एज वेल एज द प्लान्स फॉर फर्दर SDG इम्प्लीमेंटेशन एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन,
इसको लेकर भी स्मार्ट सिटी ऑनलाइन साइपोजियम इन 2020 दोनों देश मिलकर बात मतलब एक प्रकार से कार्य करेंगे, ठीक है। और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास हो, किस प्रकार से वेस्ट का कम एक प्रकार से रिड्यूसिंग और रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हो, और किस प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन हो, किस प्रकार से शहरों का डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है बात, और कह सकते हैं कि और एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्शन हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जर्मनी के साथ चर्चा हुआ है। हाई क्वालिटी ऑफ सीड, इसको लेकर भी जर्मनी के साथ कार्य मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी जर्मनी के साथ क्वालिटी सीड के बारे में बात कही जा रही है, ताकि फार्मर का इनकम जनरेट हो, अधिक प्रोडक्शन हो। फूड सेफ्टी पे भी बात कही गई है, और जर्मन एग्री बिजनेसेस अलायंस की बात कही जा रही है, जिसमें कि एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश ऑफ इंडो जर्मन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एग्रीकल्चर, इंडो जर्मन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें जो कह सकते हैं ना कि इंडिया में जो कभी कभी स्किल वगैरह है उसे अपग्रेडेशन के लिए, और फार्मर को किस प्रकार से नए नए तकनीक हो गया, किस प्रकार से उसका रोजगार में वृद्धि हो गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कही गई। बोथ साइड एग्रीड द टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर, जो तकनीक है और जो नॉलेज है, इन दोनों को किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाना चाहिए फूड सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसके बारे में बात कही गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कही गई है, ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी बात कही गई, किस प्रकार से कोलैबोरेशन इसमें बढ़ाया जाए, ताकि इंडिया और जर्मनी का जो सिनर्जीज है, जो प्रायोरिटीज़ हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर और ग्लोबल कॉरपोरेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, इसके बारे में भी और अधिक आगे बढ़ाया जाएगा। आगे है इंसू रिलायंस ग्लोबल पार्टनरशिप एंड कोलाइजन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में भी बात कही गई है। आगे इनहेंस कोलैबोरेशन विद इंडिया एंड जर्मन प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर है, इनोवेशन है, इन्वेस्टमेंट है, एसडीजी है, क्लाइमेट चेंज है, सारी बातें वही घूम फिर कर आ रही है। आगे है UN23 वाटर कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि पानी को संरक्षण और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 की बात कही जा रही है, ठीक है। वाटर रिलेटेड जो गोल है उसे कैसे फुलफिल किया जाता है। फिर है रूल बेस्ड ओपन एंड इंक्लूसिव फ्री एंड फेयर, इंडिया जर्मनी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, जो है किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में या मल्टी लैटरली जो है पूरे विश्व में किस प्रकार से ट्रेड वगैरह है जो रूल बनाए जाते हैं उसके अनुसार ही कार्य करने चाहिए, और जो एप्लीएट बॉडी वह भी सुचारू रूप से कार्य करे, ठीक है। जर्मनी और इंडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि 7वां सबसे बड़ा जर्मनी भारत में इन्वेस्टर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखकर जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो है भारत जो है अभी फोकस कर रहा है। आगे है GI को लेकर, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को लेकर, और बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में तो हर एक देशों के साथ बात ही होती है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह हो गया। आगे है बिगेस्ट ग्लोबल जॉब्स एंड सोशल क्राइसिस। देखो इस कोविड के बाद ग्लोबल जॉब्स में वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया, सोशल क्राइसिस हो गया, तो इसे कैसे फुलफिल करना है, एंड build back sustainable labor market and aiming to facilitate a resilient, inclusive, gender responsive and resource efficient recovery। किस प्रकार से कोविड-19 में जेंडर न्यूट्रल रिकवरी करना है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है, सभी को रोजगार मिल सके। और ILO का जो 138 और 182, ठीक है, जो 17 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कह सकते हैं कि सेक्शन है, तो किस प्रकार से चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर पे जो है फाइट करना है, इसके बारे में भी बात कही गई है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 और 8 के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात कही गई कि डिजिटली किस प्रकार, जैसे भारत में देखो डिजिटली UPI के माध्यम से, भीम ऐप के माध्यम से जो है हम लोग मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसमें कि कॉमन सिविल सर्विस, बहुत सारे सरकार के जो कार्य हैं वो भी अब ऑनलाइन ही होते हैं। तो ये सब सारी माध्यम है कि इस प्रकार से भारत जो है विश्व का सबसे सस्ता जो है नेट वो भारत में अवेलेबल है। तो किस प्रकार से जो है डिजिटली भारत ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और इसमें कैसे इंडिया और जर्मनी जो है मिलकर कार्य कर सकता है, ठीक है। 2 पिलर सॉल्यूशन रिच्ड एट OECD सस्टेनेबल फ्रेमवर्क बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसमें कि 15% जो है कह सकते हैं कि रेवेन्यू का मॉडल शेयर किया गया था, ठीक है, जिसमें कि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, ठीक है। और टैक्स का जो इवेजन होता है, टैक्स की जो चोरी कंपनियां करती थी उससे बचा जा सके। तो ये टैक्सेशन की जो पद्धति है इसमें भी कैसे इंडिया और जर्मनी जो है दोनों एक साथ मिलकर जो है कार्य करेंगे। बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडो जर्मन फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म है,
जिसमें कि कहा गया है कि करेंट और फ्यूचर इन्वेस्टरों के लिए किस प्रकार से ऐसा फास्ट मैकेनिज्म जनरेट किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि उन्हें जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करने में या कोई समस्या हो तो उससे निजात पाने में बहुत ही आसानी हो। फिर है ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है कॉरपोरेट मैनेजर को लेकर। आगे है जॉइंट डिक्लेरेशन और इंटेंट बाई विच दे अरेस्ट टू कंटिन्यूसली वर्क टुगेदर इन इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्री एक्सिक्यूटिव्स। जो इंडस्ट्री एक्सिक्यूटिव होंगे उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी यहाँ बात कही जा रही है। आगे इंडिया एक्नॉलेज द टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ जर्मन कंपनी, और जो जर्मन कंपनी का टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो रेलवे के सेक्टर में, ठीक है, बिल्डिंग ऑन ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंटेंट ऑफ साइन इन 2019, ठीक है, 2019 में साइन किया गया था, जिसमें कि रेलवे में किस प्रकार जर्मनी भारत की मदद कर सकता है या फिर भारत जर्मनी की किस प्रकार से मदद कर सकता है हाई स्पीड एंड एनर्जी और इफिशियंट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर को लेकर। इसमें इंडियन रेलवे जो है टर्न नेट जीरो बाई 2030 तक, मतलब एक प्रकार से पूरे के पूरे रेलवे जो है हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक के द्वारा संचालित होगा और वो कार्बन न्यूट्रल और कार्बन जीरो या फिर नेट जीरो 2030 तक बन जाएगा। रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ। आगे ग्लोबल प्रोजेक्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन है, एक्रेडिएशन है, कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट है, मार्केट सर्विलेंस है। इन तमाम चीज़ों में ग्लोबल मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसकी क्वालिटी किस प्रकार से हो सुनिश्चित किया जाए, इसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर पॉलिटिकल एंड एकेडमिक एक्सचेंज। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे भारत के स्टूडेंट हैं जो कि जर्मनी में पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। मोबिलिटी एंड वर्क फोर्स एंड पीपल, बहुत सारे लोग जो वहाँ जाकर रोजगार भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। तो किस प्रकार से पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो और किस प्रकार से स्टूडेंट एकेडमी एंड प्रोफेशनल जो वर्क फोर्स हो या एक दूसरे के साथ, देखो कोई भी देशों का अगर संबंध अच्छे रखने हो तो वहाँ अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अगर बढ़ रहा है तो ये सबसे अच्छा है, कह सकते हैं सबसे अच्छा बेस है जो दो राष्ट्रों के मध्य में जो है कॉरपोरेशन को अधिक प्रगाढ़ करता है। आगे वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वगैरह की बात करी जा रही है, ठीक है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में जो है दोनों देशों के साथ अच्छी, और जर्मन यूनिवर्सिटी जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है डिजिटल प्रिपरेटरी कोर्सेज के माध्यम से जो है दोनों देश जो है एक दूसरे के हायर एजुकेशन में किस प्रकार से एजुकेशन और एकेडमी का शेयरिंग कर सकते हैं, इसके बारे में बात कही गई है, ठीक है। फिर इंडो जर्मन स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप दोनों देशों के मध्य में हुआ है, जिसमें कि इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की बात कही गई है, जिसमें कि सपोर्ट इंडस्ट्रियल फेलोशिप एम एट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ऑफ यंग इंडियन रिसर्च इन जर्मन इंडस्ट्री इकोसिस्टम। किस प्रकार से जो भारत के यंग स्टूडेंट हैं वो जर्मनी के इंडस्ट्री में वह एक्सपोज उन्हें मिलता है रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कही गई है। आगे इंटरनेशनल फैसिलिटी फॉर एग्रीपोर्टन एंड आयोन रिसर्च, ठीक है, आयोन रिसर्च के बारे में बात कही गई। आगे है इंडिया जर्मन जो है कंप्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट किया गया है, ठीक है, कि दोनों देशों के मध्य में किस प्रकार जो है विद्यार्थी आ जा सकते हैं, प्रोफेशनल हो गया, रिसर्चर्स हो गया, ठीक, और इलीगल माइग्रेशन को भी कैसे टैकल करना है इसके बारे में भी बात कही गई है, ठीक। आगे है जर्मन फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एंड द स्टेट ऑफ द केरला रिगार्डिंग माइग्रेशन ऑफ स्किल हेल्थ एंड केयर वर्कर्स। किस प्रकार से हेल्थ एंड केयर वर्कर भी माइग्रेट कर सके एक दूसरे देशों में काम करके, ट्रिपल बीन अप्रोच की माध्यम से जो है कार्य कर सकता है, एंड हॉस्ट कंट्री एज वेल एज इंडिविजुअल माइग्रेंट देमसेल्फ। आगे है कि गोल ऑफ एक्सपेंडिंग देयर कॉर्पोरेशन बियॉन्ड द प्लेसमेंट एग्रीमेंट विद स्टेट ऑफ केरला विद द स्टेट ऑफ इन इंडिया अक्रॉस द वेरियस ऑक्यूपेशनल और डिफरेंट जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं उसको माइग्रेशन के लिए भी बात कही गई है, किस प्रकार एक दूसरे देशों में लोग आ जा सकते हैं आसानी से। और माइग्रेशन में सबसे इशू होता है ना इलीगल माइग्रेंट का, तो भारत के साथ तो भारत जो है जर्मनी से बहुत दूर है तो इलीगल माइग्रेंट्स का उतना नहीं होगा, लेकिन जो बहुत सारे देखते हो यूएसए वगैरह में ऐसा इशू अराइज हो जाते हैं कि जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो दरअसल पढ़ने नहीं बल्कि काम करने के लिए जाते हैं। तो इन सब आम चीज़ों को लेकर यूरोपियन कंट्री बहुत ही कह सकते हैं कि भारत के ऊपर तीखा प्रहार करता है, लेकिन दोनों देशों के मध्य में जब तक पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होंगे तब तक रिश्ते और अच्छे प्रगाढ़ नहीं होंगे। और अभी कह सकते हैं एक प्रकार से जैसे जैसे भारत जो है अदर यूरोपियन, जैसे अगर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो किस प्रकार से भारत और यूरोपियन नेशंस के साथ और अच्छे रिश्ते भारत के बनते हैं, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द जर्मन सोशल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ भी एक MOU साइन किया गया है, ठीक है, एंड नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें कि सेफ्टी एंड हेल्थ को लेकर बात कही गई है, ठीक है। आगे है इसमें
डिजीज मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग बाय द जर्मन सोशल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड डायरेक्टिव जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। फिर देखो कल्चर, सांस्कृतिक एक्सचेंज और एजुकेशन कॉरपोरेशन की भी बात कही गई है, ठीक है। पार्टनरशिप ग्लोबल हेल्थ की देखो कोविड-19 से सब कोई जूझ रहा है, किस प्रकार से वैक्सीन को पूरे विश्व में पहुंचाना है। पहले तो अपने देश को फुलफिल करना है, साथ साथ पूरे विश्व में इसका एक्सपोर्टेशन करना है, और किस प्रकार से भविष्य में ऐसी कोई अगर त्रासदी आए तो किस प्रकार से जल्दी हेल्थ के सेक्टर में किस प्रकार का कॉरपोरेशन होना चाहिए, इसके बारे में बात कही गई है, ठीक है। मेडिकल सप्लाई चेन है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस फॉर हेल्थ इमरजेंसीज, और कभी भी ऐसी कोई आपातकाल आ जाए, फ्यूचर में जेनेटिक रिस्क अगर जनरेट हो जाए तो उससे कैसे टैकल करना है, इसके बारे में बात कही गई है। आगे है एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैसिलिटेटिंग फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल फॉर बिजनेस एंड टूरिज्म। बिजनेस और टूरिज्म में कैसे फ्री मूवमेंट हो, इसके बारे में भी बात कही गई है, ताकि इससे जल्दी और इकोनॉमिक जो है रिकवरी होगा, ठीक है। आगे है वही है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बहुत सारे जो मिनिस्ट्री वगैरह है इधर से उधर से, ड्रग्स एंड द मेडिकल डिवाइसेस ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एंड द पाउल एंड रिच इंस्टीट्यूट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक, बहुत सारे जो है मेडिकल के क्षेत्र में जो है दोनों देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुए हैं, ठीक है। जिससे कि आने वाले समय में जो है भारत और जर्मनी के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होंगे, ठीक है, वो और अधिक सुदृढ़ होगा। और चांसलर स्लॉस जो है पाम हॉस्पिटलिटी के लिए एंड होस्टिंग द इंडियन डेलीगेशन फॉर द 6th IGC, इंडिया जो है लुक फॉरवर्ड करता है कि कोई नेक्स्ट साल भारत जो है इस जो है समिट को होस्ट करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो हम इंडो जर्मन रिलेशन और पूरे के पूरे शॉर्ट एंड स्वीट समरी PIB के द्वारा लिया गया है, किन किन पॉइंट्स पे चर्चा हुआ, क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो गया, कोविड-19 हो गया, एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, टूरिज्म हो गया, कॉम्बैट टेररिज्म हो गया, ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, एकेडमिक एंड रिसर्च हो गया, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे जो है वो चर्चा हुए हैं भारत और जर्मनी के मध्य में। आने वाले समय में भारत और जर्मनी जो है भारत में 7वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है अच्छा डिस्कशन रहा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले करंट अफेयर टॉपिक में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।